हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरो के लिए हिंदी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हिंदी की कंटिन्यू सीरीज चल रही है। आज ये तीसरी या चौथी वीडियो है, तो क्लास को कंटिन्यू देखते हैं। और आज पढ़ेंगे शब्द भेद, शब्द की परिभाषा। तो आइए जानते हैं शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा: एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि ही क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। जैसे एक वर्ड से निर्मित शब्द, एक वर्ड से क्या निर्मित शब्द? ना और नहीं। और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द जैसे कुत्ता, शेर, कमल, नयन, परमात्मा आदि। अब हम लोग देखते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति स्रोत के आधार पे, रूपांतर के आधार पे। अब हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पे। पहला हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे शब्दों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? सार्थक होते हैं और एक निरर्थक शब्द होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जैसे हम लोग किसी शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो उनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है किसी शब्द का, उसको कहते हैं सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उनको सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, नगर, मैं, आप, विश्वविद्यालय, रोटी, खाना, पानी इत्यादि। अब हम लोग देखते हैं निरर्थक शब्द। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम लोग देखें निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं उसको जानते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वो क्या कहते हैं? उनको निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे ठीक ठाक, रोटी वोटी, काम धाम, नहाना वहाना, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उसमें जो पीछे वाले साइड में जो वर्ड होते हैं, जैसे ठीक तो समझ में आता है, ठाक का मतलब कुछ नहीं, निरर्थक है। रोटी समझ में आता है, ओटी का मतलब ये निरर्थक शब्द, इसका कोई अर्थ नहीं। काम समझ में आता है, धाम का क्या मतलब? ये भी निरर्थक शब्द है। इसी टाइप से है इनमें ठाक, वोटी, धाम, वाना, ये क्या है? ये सब निरर्थक शब्द है। अब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति या रचना बनावट के आधार पे। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। शब्दों के कितने भेद होते हैं? शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक, तीसरा है यौगिक रूढ़ शब्द। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द देखते हैं। रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द उसको कहते हैं जो शब्दों के योग से नहीं बनते। जैसे आम, हाथ, कान, कलम इत्यादि। रूढ़ शब्द का खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, अर्थात जिन शब्दों का संधि विच्छेद नहीं होता है उन्हें रूढ़ शब्द की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब कहने का यहाँ पे कि जिन शब्दों का संधि विच्छेद किया जाए जिससे कोई अर्थ निकले तो क्या है? तो वो रूढ़ शब्द नहीं है। और जिससे अर्थ नहीं निकलता है वो क्या है? वो रूढ़ शब्द है। संधि विच्छेद नहीं होता है, उन्हें रूढ़ शब्द की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट, यौगिक। यौगिक क्या है? जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, छात्रावास, विश्वविद्यालय, पंचवर्षीय इत्यादि। हिमालय, जैसे आपने एग्जाम्पल में आप देखिए कि यौगिक में जैसे 2 शब्दों का जब हम लोग संधि करते हैं, जैसे हिम धन आलय, तो क्या हो गया? हिमालय। वैसे ही विद्यालय हो गया विद्या धन आलय, तो उसका संधि करेंगे तो हम लोग क्या? एक शब्द बनेगा। और यहाँ पे क्या है? यहाँ संधि विच्छेद नहीं होता है और यहाँ संधि विच्छेद होता है। तो इन दोनों में बस यही फर्क है। अब योग रूढ़ शब्द देखते हैं तीसरा। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना समान अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं योग रूढ़ शब्द के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पंकज, जलद आदि। पंकज शब्द पक प्लस ज 2 शब्दों के योग से बनता है। पक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है उत्पन्न, कीचड़ से उत्पन्न। यौगिक शब्द पंकज सिर्फ कमल के लिए रूढ़ हो गया है। यौगिक शब्द जो है पंकज वो सिर्फ क्या है? कमल के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार लंबे पेट वाला लंबोदर, यह शब्द क्या है? लंबोदर सिर्फ गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया है। इसलिए ऐसे यौगिक शब्दों को योग रूढ़ कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, वर्ण संकर। अब हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। पहले नंबर पर हम लोग देखेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत के वे शब्द जो
त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प, पुष्प मतलब फूल, अग्नि, अग्नि मतलब आग, हस्त, हस्त मतलब हाथ, मुख, मुख मतलब मुंह, आम्र मतलब आम, फल आदि। ये क्या है? ये सभी तत्सम शब्द है। अब हम लोग देखेंगे तद्भव शब्द। तो आइए जानते हैं तद्भव शब्द होता क्या है। पहले तद्भव शब्द होता क्या है उसको समझते हैं। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द का अर्थ होता है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। ऐसे शब्द जो निकले तो है संस्कृत से ही, पर उनका जो स्वरूप है वो बदल गया है। तो अब इसके डिफिनेशन को देखते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनका रूप क्या है? बदल गया है और हिंदी में प्रयुक्त तो होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल, फूल को क्या कहते थे? पुष्प। आग, आग को क्या कहते थे? अग्नि। हाथ, हाथ को क्या कहते थे? हस्ती। आम, आम को क्या कहते थे? आम्र। इस टाइप से जो थे ये क्या थे? ये तत्सम शब्द थे। अब ये तद्भव में इसका जो रूप बदल गया है। अब हम लोग देखेंगे देशज शब्द। देशज शब्द होता क्या है तो इसको जानते हैं। स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्दों को देशी या देशज शब्द कहते हैं। जैसे तेंदुआ, खिड़की, ठेस, लोटा, डिब्बा इत्यादि। अब हम लोग देखेंगे विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित रूपों में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं विदेशी या विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे वर्णशंकर। वर्णशंकर क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि दो भाषाओं से बने शब्द वर्णशंकर कहलाते हैं। जैसे जांच, हिंदी प्लस कर्ता, जांच में क्या है? हिंदी प्लस कर्ता, संस्कृत जांचकर्ता, जांचकर्ता क्या हो गया? ये वर्णशंकर वर्ड हो गया। अब देखेंगे रेलगाड़ी। रेल क्या है? अंग्रेजी का वर्ड है, प्लस गाड़ी क्या है? हिंदी का वर्ड है, तो दोनों मिलके क्या बन गया? रेलगाड़ी। तो जो ये रेलगाड़ी है क्या है? वर्णशंकर वर्ड है। अब हम लोग देखेंगे रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद। ये चौथा पॉइंट है। रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। तो चलिए विकारी शब्द को जानते हैं। विकारी शब्द लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में विकास परिवर्तन होता रहता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तुम, वह, बालक आदि। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट, अविकारी शब्द। इससे पहले हम लोगों ने देखा था विकारी, अब ये देख रहे हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? आइए इसको जानते हैं। जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। और उसमें क्या होता था? विकारी में उसमें क्या होता था कि जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता था तो उसे क्या कहते थे? उसे विकारी शब्द कहते थे। और इसमें क्या परिवर्तन नहीं होता है, बस ये दोनों फर्क है। इसमें परिवर्तन नहीं होता और उसमें परिवर्तन होता है। तो जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अविकारी शब्द, वो अविकारी शब्द कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, यद्यपि इत्यादि। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अब देखते हैं शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के भेद। शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। आइए एक एक करके देखते हैं। वाचक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है। जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है, मतलब आसानी से आप किसी चीज को समझ जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? वाचक कहते हैं। जैसे घर, नगर, सड़क, फल, स्कूल आदि। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, लाक्षणिक या लक्षण शब्द। वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न लेकर प्रयोजनवश दूसरा अर्थ लिया जाता है वो क्या कहलाते हैं? वो लाक्षणिक अथवा लक्षण शब्द कहलाते हैं। हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में व्यंजक देखते हैं। व्यंजक या व्यंजना। व्यंजक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका न वाच्यार्थ लिया जाता है और न लक्षणार्थ। इन दोनों से उनका अर्थ भिन्न होता है। जैसे कोई चोर अपने साथी से कहता है कि रात कितनी अंधेरी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो कम से कम देखने के बाद एक लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।